Hello students, in this video we will cover chapter 12, that is foreign portfolio investors. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ऐसे नॉन रेजिडेंट्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जो मैनेज करते हैं वो होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो उनके बिहाफ पे पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता है. सो एफपीआई रेजीम्स ऑफर अ सिंगल रूट टू वेरियस क्लास ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स. और कौन कौन से आते हैं इसमें? एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको हम बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक. सब अकाउंट्स माने कि मान के चलिए कि इनके एफआईआईज के अंडर भी छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं. उन अकाउंट्स को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर्स जो होते हैं, उनके सब अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं. देन क्यूएफआईज होते हैं क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस under the portfolio investment scheme to converge into one class of foreign investor, जिसको हम बोलते हैं एफपीआईज. तो जितने भी लोग जो इंडियन टेरिटरी से बाहर से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन की फाइनेंशियल मार्केट में, उनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं. अब फॉरेन के अंदर भी म्यूचुअल फंड होते हैं. जैसे इनकी कैटेगरी क्या हो गई? फॉरेन म्यूचुअल फंड हो गए या फिर फॉरेन गवर्नमेंट फंड हो गए, जैसे जिनको हम बोलते हैं सॉवरिन गवर्नमेंट फंड्स. या मान के चलिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएफएससी वॉशिंगटन हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर. तो इस तरीके के इन्वेस्टर्स को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. गवर्नमेंट ने या सेबी ने उनको एक सिंगल टर्म दे दिया, एक ब्लैंकेट टर्म दे दिया, जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलते हैं. देन डीडीपीज होती है डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. तो डेजिग्नेटेड मतलब जिसको सेबी ने डेजिग्नेटेड किया है टू हैंडल द बिजनेसेस ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. लिख लेना. So DDPs will carry out the necessary due diligence and shall grant the registration to FPIs. अब देखिए FPIs को भी तो डीमेट होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब सारे शेयर्स डीमेटिलाइजेशन फॉर्म में हो गए तो FPIs को भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. तो DDPs को पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को उनका एक्सटेंसिव ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देखिए जब विदेश से पैसा आता है तो ये भी तो हो सकता है कि वो टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए आ रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आ रहा हो. तो कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे वो जो फंड है उससे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या सेबी की पॉलिसी के अगेंस्ट हो. So no person shall buy or sell or otherwise deal in security as a foreign portfolio investor unless it has obtained a certificate granted by the designated depository participant on behalf of the board, यानी सेबी. देखिए एफपीआई कैटेगरी के अंदर भी लाइसेंसेस होते हैं. तो सेबी पहले आपको रिकॉग्नाइज करेगा दैट यू आर एलिजिबल टू बिकम ए एफपीआई और बीइंग कॉल्ड एज ए एफपीआई इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. तब उसके बाद जाके आप अपना पूरा सिक्योरिटीज ऑपरेशन इंडिया के अंदर कर सकते हो. An application for grant of securities as foreign portfolio investor shall be made to the designated depository participant in SEBI prescribed forms and shall be accompanied by the fee specified by the regulation. तो पहले SEBI से लाइसेंस लेना पड़ता है to be called as a FPI, and that license की जो भी पूरा प्रोसीजर है that goes through the depository designated parties. तो सेबी ने फिर अगेन अपना ऑपरेशन था, एक गवर्नमेंट का ऑपरेशन था, उसने वो आउटसोर्स कर दिया और वो आउटसोर्स किसको किया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को किया. So there are several categories और FPIs. अब कैटेगरी 1 FPI में कौन आता है? गवर्नमेंट यानी सॉवरिन गवर्नमेंट फंड्स आ गए इसमें. गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स जैसे कि विदेशी सेंट्रल बैंक्स हो गए, सॉवरिन वेल्थ फंड हो गए, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल, मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, वर्ल्ड बैंक आईएफएससी आ गया इसके अंदर, या फिर वो एजेंसी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. पेंशन फंड हो गए, यूनिवर्सिटी फंड हो गया, या अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज सच एज इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बैंक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर. देखिए कुल मिला के कैटेगरी 1 में वो आएगा, वो इंस्टीट्यूट्स आएंगे, वो इंडिविजुअल्स आएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी जो उस देश की गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे. तो कैटेगरी 1 के अंदर वो होगा जो अपने नेटिव नेशन के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे किसी ना किसी रेगुलेशन के साथ, है ना. तो कैटेगरी 2 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन से हो गए? एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड्स नॉट एलिजिबल एज कैटेगरी 1. एक तो जो कैटेगरी 1 के अंदर नहीं है वो कैटेगरी 2 में आ जाएंगे, यानी एंडोमेंट एंड फाउंडेशंस. एंडोमेंट्स माने के समझ के चलिए जैसे एम्प्लॉय पेंशन फंड हो गया, किसी भी कंपनी का अपना पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय पेंशन फंड है, वो एंडोमेंट्स हो गए. कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान के चलिए कोई फॉरेन कंपनी है, वो फैमिली ऑफिस मान के चलिए, वेल्दी फैमिलीज है मान के चलिए, जैसे वॉरेन बफेट हो गया, वॉरेन बफेट का फैमिली बिजनेस हो गया. या फिर आपको पता होगा गेट्स फाउंडेशन है, तो गेट्स फाउंडेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो आ सकता है. या फिर कोई इंडिविजुअल है, बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो भी डायरेक्ट लाइसेंस ले सकते हैं एफपीआई कैटेगरी में. एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट एज पर द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड टाइम एंड टाइम.
तो ये वाला हो गया सब अकाउंट्स, तो सब अकाउंट्स वाले लोग हो गए। देन अनरेगुलेटेड फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप्स एंड ट्रस्ट, या फिर एलएलपी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जो कि अनरेगुलेटेड होती हैं, तो वो भी एफपीआई की कैटेगरी 2 के अंदर अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकती है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो डीडीपी बनने का भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। द एप्लीकेंट इज अ रजिस्टर्ड डीडीपी रजिस्टर्ड विद अ सेबी। ओके, यहां पे लिखा है द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड डीटीपी विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी, ये पूरा यहाँ पे थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है, तो विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी आएगा। देन द एप्लीकेंट इज अ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड विद सेबी, या तो कस्टोडियन होगा वो, कस्टोडियन माने जो सेफ कीपिंग करता है सिक्योरिटीज की, और कस्टोडियन ज़्यादातर कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं, बैंक्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज की सेफ कस्टडी करते हैं या सेफ कीपिंग करते हैं। कुल मिला के बात ये है। द एप्लीकेंट इज एन ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक ऑथराइज बाय द आरबीआई, और ऑथराइज डीलर कैटेगरी कौन सा हो गया, वो बैंक्स जो करेंसी के अंदर डील करते हैं, जो करेंसी ट्रेड्स करते हैं। मान के चलिए कि कोई डॉलर्स को ट्रेड करता है, मतलब डॉलर्स के लिए कोड प्रोवाइड करता है, और फॉरेन एक्सचेंज डीलर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑथराइज डीलर की बात कर रहा हूँ। द एप्लीकेंट हैज अ मल्टीनेशनल प्रेफरेंस either through its branches or through agency relationship with overseas intermediaries regulated in their respective home jurisdiction। अब यहाँ पे बात हो रही है वो फाइनेंशियल कंपनीज की जिनकी मल्टीनेशनल प्रेजेंस है, या फिर एमएनसी फाइनेंस कंपनीज की, जैसे मान के चलिए मॉर्गन स्टैनली हो गया, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत सारे देशों के अंदर काम करता है मॉर्गन स्टैनली, और या फिर जेपी मॉर्गन की मैं बात करूँ, या फिर आपने देखा होगा मल्टीनेशनल बैंक्स हो गए आजकल, तो बहुत सारे बैंक्स हैं जो इंडिया के अंदर भी काम करते हैं, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो गया, तो वो सारे ही डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड एज डीपी होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो ऑलरेडी पहले से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। So this was the last topic, and this was what is required to be a designated depository participant, and I guess that's it from this chapter, and we'll meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.